हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम गोना वेलकम यू ऑल टू एनिमल फिल्म। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई मूवी को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि अपनी जिंदगी को बहुत लंबे अरसे तक जीना चाहता है और कहीं न कहीं उसकी ये इच्छा उसे हर वो काम करने के लिए मजबूर करती है जिससे शायद नॉर्मल लाइफ में करना हानिकारक हो सकता है। तो आइए बिना देर किए हुए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हम सबसे पहले इस कहानी के लीड कैरेक्टर डैमिन हेल से मिलते हैं। डैमिन हेल जो कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो कि वो हमेशा से चाहते थे। लेकिन एक दिन उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें एक बड़ी बीमारी हो चुकी है और वो है कैंसर। और वो इस बीमारी की ऐसी स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही वक्त है। आपको बता दूं, डैमिन की एक बेटी भी है जिसका नाम क्लेयर है। लेकिन क्लेयर और डैमिन के टर्म्स कुछ आपस में अच्छे नहीं है। दरअसल डैमिन पैसे कमाने में इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि उसने कभी अपने परिवार को वक्त ही नहीं दिया और यही कारण था कि अब उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं थी। उसकी बेटी क्लेयर वो भी कहीं न कहीं सारी चीजों के चलते अपने पिता से दूर होती जा रही थी। डैमिन को जब से अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन वो अपने फ्रेंड मार्टिन के साथ लंच पर जाता है जहाँ पर वो मार्टिन को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। मार्टिन भी उसकी ये बातें सुनकर काफी हैरान था। डैमिन मार्टिन से ये भी कहता है कि अभी तक मैंने इस बीमारी के बारे में क्लेयर को कुछ भी नहीं बताया है। तभी मार्टिन डैमिन को सजेस्ट करता है कि तुम्हें समय रहते क्लेयर को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वो तुम्हें माफ कर सके। इस पर डैमिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी भी मुझे माफ कर पाएगी। मार्टिन कहता है लेकिन एक बार तुम्हें स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। कॉन्वर्सेशन खत्म होते ही मार्टिन चला जाता है लेकिन डैमिन के दिमाग में अब भी बहुत सारे सवाल थे। डैमिन को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इतने कम वक्त में वो अपनी बेटी से अपने रिश्ते को कैसे ठीक करे। अब डैमिन अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और इस दौरान वो अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन क्लेयर उसका कॉल नहीं उठा रही थी। इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है। तभी इतनी उलझनों के बीच उसे एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड को देखते ही डैमिन को डॉक्टर अल्ब्राइट की याद आती है। दरअसल इन दोनों के बीच काफी पहले एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जहाँ पर डॉक्टर अल्ब्राइट डैमिन को बताते हैं वो इंसानों की जिंदगी को बेहतर सर्वाइवल देने के लिए और उनकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए इस पर कुछ खास रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर अल्ब्राइट की कंपनी का नाम फिनिक्स था और ये कार्ड उसी कंपनी का था। ये याद आते ही डैमिन अपनी कार को टर्न करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं डॉक्टर अल्ब्राइट के पास जहाँ पर वो अपनी पूरी सिचुएशन को उनसे डिस्कस करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर अल्ब्राइट डैमिन को बताते हैं कि वो इंसानों को एक लंबी जिंदगी देने के लिए उसके कॉन्शियस माइंड को दूसरे की बॉडी में फिट कर देते हैं। अगर सिंपली कहा जाए तो वो किसी इंसानी दिमाग को किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को शेडिंग कहा जाता था। दरअसल ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड था। अब डैमिन को ऐसा लगता है कि वैसे भी उनके पास ज्यादा वक्त तो है नहीं, तो वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनने से पहले क्लेयर से मिलने जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से डैमिन अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कह पाते। इवन बात में वो उसे पैसे ऑफर कर देते हैं जिसे देखते ही क्लेयर भड़क जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि आपने हमेशा मुझे पैसों पे तोला है और अब मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और वो इमीडिएट वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। क्लेयर के जाने के बाद डैमिन इस बात से काफी दुखी है कि वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं और अब वो शेडिंग के प्रोसेस के बारे में रिसर्च करते हैं। तभी अचानक से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो सीधा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। थोड़ा ठीक होने पर वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर से कहते हैं कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आपको बता दूं, ये शेडिंग का प्रोसेस डॉक्टर फ्रांसिस्को ने बनाया था क्योंकि वो इंसानों के मरने के बाद भी उसके दिमाग को किसी दूसरे की बॉडी में डालकर जिंदा रखना चाहते थे और यही प्रोसेस शेडिंग कहलाता है। शेडिंग करने से पहले डॉक्टर डैमिन के सामने एक बात रखते हैं कि अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो वो अपनी पुरानी लाइफ में कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे, उन्हें फिर से एक नई जिंदगी जीनी होगी। डैमिन शेडिंग करवाने से पहले अपने दोस्त मार्टिन से मिलने जाता है और उसी दौरान डैमिन की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब उन्हें डायरेक्टली डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता है जहाँ पर शेडिंग की प्रोसेस शुरू की जाती है। प्रोसेस के दौरान सबसे पहले डैमिन को एक बड़ी सी मशीन के अंदर डाला जाता है और उस मशीन के अंदर काफी घंटे रहने के बाद उसे बाहर निकाला जाता है और जब डैमिन को होश आता है तो वो खुद को देखकर हैरान था क्योंकि उसकी खुद की बॉडी उसी के सामने डेड पड़ी हुई थी और वो बिल्कुल यंग लड़का दिख रहा था। डैमिन ये देखते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शेडिंग का प्रोसेस कुछ ऐसा है। इतना यंग शरीर पाने के बाद भी डैमिन खुश नहीं था क्योंकि उसे बैक ऑफ द माइंड काफी ज्यादा सपने आते रहते थे। उसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होता था और जब डैमिन ये बात डॉक्टर से शेयर करता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें इस बॉडी में फिट होने के लिए काफी वक्त लग सकता है और इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें खुद को काम डाउन करना होगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे डैमिन को अपनी बॉडी पसंद आने लगी थी लेकिन लोगों के लिए और इसके खुद के लिए भी ये बॉडी पूरी तरह से नई थी और इसका चेहरा भी। तो इसीलिए वो अपना नाम डैमिन से बदलकर एडवर्ड रख लेता है। उसकी लाइफ में सब कुछ तो ठीक चल रहा था लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहा था। एक बार फिर से वो अपनी सारी बातें डॉक्टर को शेयर करता है। तब डॉक्टर उसके माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ पिल्स देते हैं और डैमिन को ये सजेस्ट करते हैं कि वो ये पिल्स रोजाना खाए। डॉक्टर बताते हैं क्योंकि तुम्हारे माइंड ने पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया है और यही वजह है कि तुम अभी तक
पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हो। डॉक्टर डेमन को ये भी बताते हैं कि अगर एक भी दिन तुमने ये पिल्स मिस की तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर डेमन को फिट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी करवाते हैं और जब उनकी ये ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर डेमन से कहते हैं कि तुम्हें अपने माइंड को एक्सेप्टेंस देने के लिए सबसे पहले एक नई जगह पर जाना चाहिए, जहाँ पर तुम अलग अलग लोगों से बात करके खुद को मैच्योरली हैंडल कर पाओगे। फाइनली डेमन एक नई जगह पर आ चुका था और कहीं न कहीं उसे ये जगह काफी पसंद आने लगी थी। वो रोजाना अलग अलग लोगों से मिलता और उनके बारे में जानता और जिस जगह पर वो रह रहा था वहाँ पर लोग स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे। डेमन ने अपनी रूटीन में स्पोर्ट्स को शामिल कर लिया था, जिससे उसे एंगेज रहने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, डेमन की एक्साइटमेंट खत्म होने लगी थी। अब वो अपनी इस नई लाइफ से बोर होने लगा था, क्योंकि वो अपनी बेटी से भी नहीं मिल पा रहा था और अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पा रहा था, जो कि उसके काफी क्लोज थे। उस दिन डेमन इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने पिल्स लेना भूल जाता है और फिर उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगती है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। एक बार फिर से डेमन को बहुत ज्यादा हैलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर उसे इमेजिनेशन में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। एक अजीब सी जगह और एक लड़की और एक छोटी सी बच्ची जो कि काफी ज्यादा बीमार है। कहीं न कहीं उसके सामने इमेजिनेशन में सारे नए चेहरे थे। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो इमीडिएट डॉक्टर के पास पहुँचता है। डेमन अपने सपने के बारे में डॉक्टर से शेयर करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जिस लेडी को तुमने अपने सपने में देखा वो कोई और नहीं बल्कि लैटिना थी और डॉक्टर हूबहू उसका स्ट्रक्चर बताता है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर डेमन हैरान था और जब वो इस बारे में डीप डिस्कशन करना चाहता था, तभी डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इवन तुम्हें तो और भी जगह घूमना चाहिए और अपनी इस नई लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और इतना कहते ही वो डॉक्टर वहाँ से उठकर चला जाता है। अब डेमन समझ चुका था कि दाल में कुछ तो काला है। वो तुरंत ही अपना लैपटॉप निकालता है और सपने में देखी गई जगह को सर्च करता है। वो ये देखकर हैरान था कि वो जगह सचमुच में मौजूद है। अब वो तुरंत ही बिना देर किए उस लोकेशन पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए वो क्या नोटिस करता है कि डॉक्टर की टीम के कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा लोकेशन पर पहुँचता है। अब फाइनली वो अपनी इमेजिनेशन में देखी गई जगह पर पहुँच चुका था। वहाँ पर एक छोटा सा घर भी था। वो वहाँ बाहर से ही डोर को नॉक करता है, लेकिन डोर तो खुला था, इसलिए वो सीधा अंदर चला जाता है। वो वहाँ अपने सामने एक फोटो लगी हुई देखता है, जिसमें वही छोटी सी बच्ची थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं। इससे पहले कि डेमन कुछ और दिमाग लगा पाता, उसकी नजर दूसरी फोटो पर जाती है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि एक फोटो में तो वो खुद भी मौजूद है। उस फोटो में खुद को देखते ही डेमन को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि उसकी ये न्यू बॉडी जेनेटिकली डिजाइन नहीं बल्कि किसी असली इंसान की बॉडी है, जो कि रियल लाइफ में मर चुका है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तब तक पीछे से एक लेडी आ जाती है और इस पर गन पॉइंट कर देती है। डेमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, और जैसे ही वो टर्न होता है वो लेडी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल वो डेमन को अपना पति समझ रही थी। वो रो रो कर डेमन से कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे और एक दिन मेरे पास जरूर वापस आओगे। इससे पहले कि डेमन उस लेडी को कुछ बता पाता, तब तक वहीं पर उसका पीछा करते हुए डॉक्टर के लोग आ जाते हैं और वो सभी डेमन को पकड़कर एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर डेमन उससे काफी सवाल करता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि तुम माँ की बॉडी में हो और जो लेडी तुम्हें देखकर रो रही थी वो माँ की वाइफ है। वो डेमन को ये भी बताता है कि दरअसल मार्क ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी बॉडी को डॉक्टर को बेच दिया था, ताकि वो उसकी बॉडी को तो यूज कर ले, लेकिन बदले में जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा सके, क्योंकि काफी लंबे अरसे से मार्क की बेटी बहुत बीमार है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था और यही वजह थी कि उसने अपनी बॉडी को दांव पर लगा दिया और फिर मौका मिलते ही डॉक्टर ने तुम्हारी बॉडी को मार्क की बॉडी में फिट कर दिया। इन सारी चीजों पर रिएक्ट करते हुए डेमन कहता है लेकिन ये सब कुछ तो बहुत गलत है, किसी की बॉडी को यूज करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और ये एक्सपेरिमेंट बहुत गलत है। वो इस पर सवाल उठाने लगता है। तभी सामने बैठा आदमी डेमन पर भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि हम जल्द ही मार्क की बेटी और उसकी वाइफ को खत्म कर देंगे, ताकि ये राज राज ही रह जाए। डेमन समझ चुका था कि वो एक खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है और उसकी वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। डेमन वहीं पर बीमार होने का नाटक करने लगता है और अपनी पिस्त को लेने के बहाने वहाँ उन सबको मार पीट कर चकमा देकर सीधा उसी लेडी के रूम में जाता है और उसे बताता है कि हमें इमीडिएट यहाँ से निकलना होगा। लेकिन डेमन इस वक्त मैडलिन को कोई भी सच्चाई नहीं बताना चाहता। वो उसे सिर्फ यही बताता है कि मैं एक बुरी सिचुएशन में हूँ और ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी एना के लिए किया है। वो उससे पूछता है कि आखिर इस वक्त हमारी बेटी कहाँ है, जहाँ पर मैडलिन उसे लेकर सीधा एना के स्कूल जाती है। एना इतने लंबे अरसे बाद अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। एना भी इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि उसके पिता नहीं बल्कि कोई और है। डेमन उस पूरी फैमिली को लेकर एक सेफ होटल में आ जाता है और फिर वो शुरू करता है रिसर्च इस डॉक्टर के बारे में, जहाँ पर डेमन को एक क्लू मिलता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उस डॉक्टर की टीचर भी उसके साथ इस एक्सपेरिमेंट में काफी सालों तक हिस्सेदार रह चुकी है। वो बिना देर किए सीधा उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। उनका नाम फिलिस था। डेमन फिलिस से मिलने अपनी पहचान छुपा कर जाता है। वो फिलिस से बताता है कि दरअसल मैं उस डॉक्टर का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं उनके बारे में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उनकी जिंदगी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए।
अब फिलिस एक एक कर डेमन को सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है और फिर वो बताती है कि हम लोग लगातार टच में हैं। इवन डॉक्टर एल्ब्राइट तो मुझसे हर वीक मिलने भी आया करते हैं। ये बात सुनते ही डेमन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर का शेड्यूल इतना बिजी होने के बाद भी आखिर वो अपनी टीचर से हर हफ्ते क्यों मिलने आते हैं। पर अब डेमन को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि दरअसल वो डॉक्टर फिलिस के हस्बैंड की बॉडी में है और यही वजह है कि वो बॉडी फिलिस से हर हफ्ते मिलने के लिए मजबूर करती है। और अब मौके का फायदा उठाकर डेमन फिलिस से कहता है कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकती है। इस पर वो कहता है कि आप उन्हें कॉल करके नर्सिंग होम में बुला लीजिए और वो ऐसा ही करती हैं। डेमन डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही नर्सिंग होम पहुंच चुका था और वहाँ बैठकर वो उनका इंतजार करने लगता है। जैसे ही डॉक्टर की एंट्री होती है वो उस पर गन पॉइंट करता है। वो उनसे कहता है कि मुझे आपके सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल चुका है। इससे पहले कि मैं पूरी दुनिया के सामने इसका खुलासा कर दूं, तुम्हें मुझे और भी पिल्स देनी होंगी। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर तुमने और भी ज्यादा पिल्स खाई तो मार्क का नामो निशान तुम्हारी बॉडी से मिट जाएगा और अगर उसने पिल्स नहीं खाई तो डेमन का नामो निशान मिट जाएगा। डेमन डॉक्टर की बातें सुनकर पूरी तरह से असमंजस में पड़ चुका था कि आखिर इस वक्त उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इससे पहले कि डेमन वहाँ से भाग पाता, डॉक्टर के आदमी उसे आकर पकड़ लेते हैं। वो वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से इस वक्त डॉक्टर के आदमियों के कैद में था। तभी मैडलिन उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है और एक की को गन से शूट करने लगती है। मैडलिन डेमन को बचाकर वहाँ से भागने ही वाली थी कि वहीं डॉक्टर की टीम का एक आदमी जिसका नाम एंटीन है, जो कि काफी बार इस शेडिंग प्रोसेस का हिस्सा रह चुका है, वो मैडलिन को रुकने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड मार्क नहीं बल्कि कोई और है और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इससे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में पूछ सकती हो। डेमन को समझ आ चुका था कि वो पूरी तरह से बुरी सिचुएशन में फंस चुका है, क्योंकि मैडलिन को ये सारी सच्चाई बताने का सही वक्त नहीं था। मैडलिन उस आदमी की बातें सुनकर डेमन पर शक करने लगती है। सबसे पहले वो डेमन से अपनी बेटी की बर्थ डेट पूछती है और अपनी पहले की लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल भी करती है, लेकिन डेमन के पास तो मार्क की सिर्फ बॉडी थी, इसलिए उसे मार्क की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इस वक्त डेमन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मैडलिन को सारी सच्चाई बता देता है। डेमन की ये सारी बातें सुनकर मैडलिन बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी डेमन मैडलिन को समझाते हुए कहता है कि इस वक्त सामंजस्य से काम लेने का समय है, क्योंकि कहीं न कहीं हम तीनों को एक दूसरे की जरूरत है और इस वक्त हमारे साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। मैडलिन कहीं न कहीं डेमन की सिचुएशन को समझ रही थी और वो डेमन का साथ देने के लिए हमें सर हिला देती है। डेमन को पता था कि यहाँ की कोई भी जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे अपने पुराने दोस्त मार्टिन की याद आती है। वो उसे मिलने के लिए तुरंत ही मार्टिन के घर आ जाता है, जहाँ पर डेमन का चेहरा मार्टिन के लिए बिल्कुल नया था। डेमन मार्टिन को सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, लेकिन मार्टिन को उसकी किसी भी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं था और अब डेमन मार्टिन को अपने बीच में हुई पुरानी बातों की याद दिलाता है और कुछ बातें तो वो ऐसी बताता है जो सिर्फ मार्टिन और डेमन के बीच में हुई थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर कहीं न कहीं मार्टिन को उस पर विश्वास हो गया था और वो उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। अब सारी चीजें शॉर्ट हो चुकी थी। एक दिन डेमन की नजर मार्टिन के बेटे टोनी पर पड़ती है। दरअसल वो एना के साथ खेल रहा था। तभी डेमन टोनी की कुछ हरकतों को नोटिस करता है और उससे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती ये बॉडी टोनी की नहीं बल्कि किसी और की है। वो तुरंत ही मार्टिन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। वो उसे बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि टोनी की बॉडी खुद की नहीं बल्कि किसी और की बॉडी है। दरअसल मार्टिन कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसका राज किसी के सामने खुले और किसी को भी उसकी बेटी की सच्चाई के बारे में पता चले। वो डेमन से कहता है कि मैंने डॉक्टर की टीम को कॉल कर दिया है और अब वो किसी भी वक्त तुम्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। तभी डेमन मार्टिन को समझाते हुए कहता है कि ये डॉक्टर कोई गलत काम कर रहा है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि डॉक्टर की पूरी टीम कोई जेनेटिकली बॉडी को डिजाइन नहीं करती है, बल्कि किसी मरे हुए इंसान की बॉडी में दूसरे के दिमाग को फिट कर देती है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही मार्टिन बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब मार्टिन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो डेमन से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और तब तक वहाँ पर डॉक्टर की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुँच चुकी थी। मार्टिन जल्दी से एना और मैडलिन को पीछे के रास्ते से दूसरी ओर भेज देता है और दूसरी तरफ डेमन कार लेकर निकलता है। डेमन को भागते हुए देखकर डॉक्टर की पूरी टीम उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन यहीं पर डेमन कुछ ब्लास्ट कर देता है जिससे सारे लोग मारे जाते हैं और वो प्लान के मुताबिक उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर मार्टिन मैडलिन और एना को उसके पास लेकर आने वाला था। लेकिन रेस्टोरेंट में मार्टिन अकेला पहुँचता है। पूछने पर मार्टिन उसे बताता है कि रास्ते में आते हुए डॉक्टर के लोगों ने मैडलिन और एना को किडनैप कर लिया है। तभी मार्टिन डेमन को बताता है कि मैंने ये पिल्स बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। डेमन इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं अपने अंदर से डेमन को नहीं मारना चाहता और कहीं न कहीं इसीलिए मैं पिल्स को लेना बंद करना चाहता हूँ। अब वो बिना देर किए जल्दी से डॉक्टर के लैब में पहुँचता है जहाँ पर मैडलिन और एना थे। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर उसे बताता है कि मैं मैडलिन को मारकर उसकी बॉडी में किसी और के दिमाग को फिट करूंगा और तो और अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में एना की बॉडी के पार्ट्स को यूज करूंगा। अब हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने ही टीम मेंबर के एक आदमी एंटन को मार दिया है और वो उसके दिमाग को डेमन की बॉडी में फिट करना चाहते हैं। कुछ लोग तुरंत ही डेमन को पकड़ लेते हैं और उसे शेडिंग के प्रोसेस के लिए रेडी करते हैं। अब वो जबरदस्ती डेमन को शेडिंग के लिए मशीन के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर
प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब डेमन की बॉडी बाहर निकलती है तब डॉक्टर डेमन से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और सही आंसर्स मिलने पर डॉक्टर को लग रहा था कि एंटन के माइंड ने डेमन की बॉडी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। डॉक्टर एंटन के माइंड से कहते हैं कि आखिर तुम्हारा एम क्या है। वो कहता है मुझे मैडलिन और एना को मारना है। इस पर डॉक्टर एक क्रीपी सी स्माइल देता है और डेमन को मैडलिन और एना को मारने के लिए भेज देता है। डेमन जैसे ही अंदर आता है मैडलिन उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसके हाथ में गन थी। वो समझ जाती है कि डेमन उसे मारने के लिए आया है, लेकिन डेमन उन दोनों को नहीं मारता। दरअसल डेमन ने इस चीज पर काफी रिसर्च कर ली थी। उसे पता था कि शेडिंग की प्रोसेस के दौरान अगर आप अपने मुंह में कोई भी मेटल की चीज रखते हैं तो शेडिंग का प्रोसेस पूरा कभी भी नहीं हो सकता और इसीलिए मशीन के अंदर जाने से पहले डेमन ने बड़ी ही चालाकी से अपने मुंह में बुलेट्स रख ली थी और इसीलिए उसका दिमाग दूसरे की बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो पाया और उसने डॉक्टर के सवालों का सही आंसर देने का झूठा नाटक किया, जिससे डॉक्टर को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि शेडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। डेमन बिना देर किए हुए मैडलिन और एना को बचाकर वहाँ से निकल जाता है और जैसे ये खबर डॉक्टर तक पहुँचती है वो समझ चुका था कि डेमन ने उसके साथ चालाकी की है। और अब डेमन आखिरी बार जब उस डॉक्टर से मिलने आता है तब डॉक्टर डेमन से कहता है कि पिल्स का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और मुझे पता है तुम्हें जिंदा रहने के लिए कभी न कभी इस पिल्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन उस डॉक्टर को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि पिल्स का फॉर्मूला तो डेमन के दोस्त मार्टिन के पास भी है। और अब बिना देर किए हुए डेमन इमीडिएटली उस डॉक्टर को खत्म कर देता है और अब इस वक्त कोई भी उसका खतरा नहीं था। वो मैडलिन और एना को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। पिल्स को रेगुलरली ना लेने की वजह से उससे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ याद था और इसीलिए सबसे पहले वो अपनी बेटी क्लेयर से मिलने के लिए जाता है। वो क्लेयर के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। वो क्लेयर को डेमन के बारे में सब कुछ बताता है, इवन वो उसे लेटर भी देता है। वो उसे बताता है कि डेमन तुमसे हमेशा से माफी मांगना चाहते थे। दरअसल डेमन अपनी बेटी के सामने अपनी सच्चाई को रखकर उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी माफी चाहता था। क्लेयर अपने पिता के दिए गए लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मन ही मन उन्हें माफ कर देती है। अब कुछ और दिन बीत चुके थे और एक दिन डेमन जब सोकर उठता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि डेमन इस वक्त पूरी तरह से मार्क बन चुका था। इवन उसे तो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो जैसे ही अपना लैपटॉप खोलता है उसमें उसी की कुछ वीडियोस पड़ी होती हैं और ये वीडियोस तब की थी जब वो डेमन था और उसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ न कुछ याद था। दरअसल डेमन ने अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा था और ये भी कि आखिर वो इस बॉडी में कैसे आया और कैसे वो मार्क बन गया, क्योंकि डेमन को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि एक न एक दिन वो मार्क की बॉडी में पूरी तरह से बदल जाएगा और जिसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो इन सारी वीडियोस को देखकर हैरान था और कहीं न कहीं अंदर से उसे खुशी भी महसूस हो रही थी कि अब उसे ये डबल जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। अब डेमन जो कि पूरी तरह से मार्क बन चुका था वो अपनी नई फैमिली यानी कि मैडलिन और एना के साथ बहुत खुश था और अब ये सभी एक हैप्पी फैमिली थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।